Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. IT 430 का लेसन नंबर 36 है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI। MCQs आता है EDI स्टैंड्स फॉर। EDI की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। EDI इज़ यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांजैक्शन। EDI को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती थी, जो शॉपिंग मॉल से वो यूज़ करते थे अपनी रेगुलर बेसिस की ट्रांजैक्शंस के लिए। जो भी उनकी ट्रांजैक्शंस अकर होती थी, मतलब इनवॉइस जनरेट करनी है उन्होंने, कोई भी जो प्रोडक्ट है उन्होंने वो परचेज़ किया कहीं से, या उनका कोई भी ऑर्डर आया है प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए जो उन्होंने सेल करना है, इनवॉइसेस, इस तरह की जो भी उनकी डेली की ट्रांजैक्शंस अकर होती थी ना काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने EDI के थ्रू उसको क्या किया, मैनेज किया। EDI ट्रांजैक्शन आर कैरीड थ्रू स्पेशल EDI सॉफ्टवेयर। ये इसकी जो ट्रांजैक्शंस थी वो एक स्पेशल EDI सॉफ्टवेयर के थ्रू कैरी करते थे, वो जनरेट करते थे। और जो EDI सॉफ्टवेयर था ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। दिस टेक्निक्स वाज पॉपुलर ई-कॉमर्स के इंट्रोडक्शन से पहले। ई-कॉमर्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उससे पहले इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी थी, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती थी। डिफरेंट ट्रेडिंग पैटर्न्स में इसको यूज़ करते थे। की फ़ीचर्स इसके थे नो पेपर वर्क, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक प्लेस इन सेकेंड। अब इसमें क्या था, मैं एक ना इसका एडवांटेज बता दूँ कि कॉस्टली तो इसका सॉफ्टवेयर था, इससे ना कॉस्ट रिड्यूस हो गई, जो एक्सपेंस की कॉस्ट थी ना वो कम हो गई। अब वो किस तरह से कम हुई कि सॉफ्टवेयर एक ही दफ़ा परचेज़ किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी कॉस्ट जितनी भी थी ज़्यादा हाईली कॉस्ट था, वो उसको पे करके ना सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया। अब एक ही मरतबा उन्होंने इन्वेस्ट की अपनी पेमेंट, उसके बाद उनका कोई पेपर वर्क नहीं था, उसके बाद उनको कोई भी अपना स्टाफ नहीं रखना पड़ता था कि स्टाफ की सैलरीज़ में वो अपनी पेमेंट दें, एक्सपेंस उनके हैं, या फिर कोई पेपर वर्क और पेन वगैरह, इस तरह से उनकी कोई भी जो एक्सपेंसेस थे ना, ये एक्सपेंस उनके रिड्यूस हो गए। इस तरह क्या किया था कि EDI एक कॉस्ट सेविंग मेथड था। EDI डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेटेड यूजिंग पब्लिश स्टैंडर्ड। इसके जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट था ना वो पब्लिश स्टैंडर्ड यूज़ करता था डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, जिसमें दो जो से थे पॉपुलर स्टैंडर्ड थे EDI के। फर्स्ट कौन सा था, ANSI X12 स्टैंडर्ड, एंड सेकंड वन EDI फैक्ट, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये ED फैक्ट का जो है एब्रीवेशन ये पूछ लेते हैं। ANSI का तो सबको पता ही है, इसका भी आप लोगों ने अच्छे से देख लीजिएगा, ये MCQs में पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल छोड़ के नेक्स्ट जाते हैं। वैन। WAN stands for Value Added Network. वैल्यू एडिड नेटवर्क आर थर्ड पार्टी नेटवर्क। ये क्या होता है, थर्ड पार्टी नेटवर्क होते हैं जो सर्विसेज, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी ऑथोराइज ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके, यूज़ करते हुए को EDI को यूज़ करते हुए जो भी उनकी ऑथोराइज ट्रांजैक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, उनको वो एग्जीक्यूट कर सके। Each WAN has a centralized computer system that maintain 2 files for each users. अब WAN में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम होता है जो दो फाइल्स को हर यूज़र की जो दो फाइल्स होती हैं उनको वो मेंटेन करता है। फर्स्ट कौन सी है, पोस्ट बॉक्स, और सेकंड कौन सी है, मेल बॉक्स। दो फाइल जो मेंटेन करता है सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम WAN में। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी दो फाइल्स जो होती हैं हर एक यूज़र की वो मेंटेन करता है सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम। तो वो फर्स्ट है पोस्ट बॉक्स और सेकंड है मेल बॉक्स। पोस्ट बॉक्स में क्या होता है, जहाँ पर आउटगोइंग मैसेजेस प्लेस होते हैं, और मेल बॉक्स क्या है, जहाँ से यूज़र्स के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, इनकमिंग मैसेजेस होते हैं, वो स्टोर होते हैं और वहाँ से उनको पिकअप किया जाता है, व्यू किया जाता है। एडवांटेजेस हैं वैन के। टू बिग एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ वैन इन EDI आर टाइम इंडिपेंडेंस एंड प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस। अब इसके ना दो एडवांटेज हैं। फर्स्ट क्या है वैन को यूज़ करने का एडवांटेज का, ये टाइम इंडिपेंडेंस है, इसमें टाइम सेव होता है, और दूसरा क्या है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस है। अब टाइम इंडिपेंडेंस में क्या चीज़ आती है,
जैसे ऊपर था ना कि मेल बॉक्स और पोस्ट बॉक्स था। टाइम इंडिपेंडेंस इस तरह से ये टाइम सेव करता है कि जब किसी ने भी सेंड करना हो मैसेज या मैसेज रिसीव करना हो, एक तो सेंडर है एक रिसीवर है, तो दोनों को एक ही टाइम पे लाजमी नहीं है कि वो दोनों एक ही टाइम पर ऑनलाइन होंगे तो ही मैसेज रिसीव या सेंड होगा, इस तरह से नहीं होता। और सेकंड आ जाता है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि मैसेज सेंड किसके थ्रू किया जाता है, वैन के थ्रू किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी हमारा मैसेज होता है वो रैप हो जाता है, और रैप होने के बाद वो प्रॉपरली फॉर्मेट में आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम उस पर अप्लाइज होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो सेंड किसको कर दिया जाता है, पार्टी जो होती है जिसके पास वो मैसेज पहुंचना होता है उस पार्टी को वो क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। और फिर वो उसको पोस्ट बॉक्स के थ्रू रिट्राइव करवा लेते हैं। कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इसमें वो क्या होती थी, वन वेयर एवर दैट इज़ मिसिंग। नेक्स्ट है इंटरनेट बेस्ड ईडीआई। इंटरनेट बेस्ड ईडीआई में क्या होता है, इंटरनेट ईमेल कैन बी यूज्ड एज ईडीआई मैसेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसमें क्या था कि ईमेल यूज़ की गई थी मैसेज को सेंड करने के लिए। एंड एक्स्ट्रानेट can be created with the trading partners, allowing a partner to enter information in field of web forms which correspond to the field of EDI message। अब इसमें क्या था, एक एक्स्ट्रा नेट क्रिएट किया गया था ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए, जिसमें उन ट्रेडिंग पार्टनर्स को अलाउ किया जाता था कि वो वेब फॉर्म के अंदर अपने पार्टनर की इंफॉर्मेशन को एंटर करें और फिर क्या करें, सेंड पर क्लिक करके जो उनका EDI मैसेज है वो उस फील्ड के, जैसे अब मैं आता है ना, हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं, हम उसमें कोई भी हमने अगर फीडबैक देना हो, एडमिन को मैसेज सेंड करना हो, तो हम वहाँ पर एंटर करते हैं। इनपुट जो बॉक्स होता है उसमें इनपुट फील्ड में एंटर करने के बाद सेंड पर क्लिक करते हैं तो मैसेज आगे क्या होता है, सेंड हो जाता है, डाटाबेस में सेव हो जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, उसी तरह से इधर भी एक जो फ्लो है ना, वर्क है वो परफॉर्म किया जा रहा है। However, a lot of work is still required to be done to make use of and popularized इंटरनेट बेस्ड EDI। अब इसमें से क्या होता था कि जो वर्क होता था वो मोस्टली डन हो जाता था इसको यूज़ करते हुए। एडवांटेजेस हैं इसके नेक्स्ट, शॉर्ट एंड ऑर्डरिंग टाइम, मतलब जो ऑर्डरिंग टाइम था किसी भी यूज़र का वो बहुत शॉर्ट टाइम में प्लेस हो जाता था। कॉस्ट कटिंग का मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि EDI जो सॉफ्टवेयर था वो एक्सपेंसिव था, लेकिन उसने क्या किए थे, जो रिमेन बाकी के एक्सपेंस थे उनको उसने ख़त्म कर दिया था। जैसे पेपर और स्टेशनरी कॉस्ट आ गई, और स्टाफ को हायरिंग करना, उनको सैलरी पे करना, ये जो एक्सपेंसेस थे ना इसको एलिमिनेट कर दिया था। एलिमिनेशन ऑफ एरर्स, कोई भी जो एरर्स अगर हो जाते थे उनको ख़त्म हो गया था। मैसेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता था यूज़र्स के लिए। फास्ट रिस्पांस होता था, जिसका रीड और राइट रिस्पांस था वो इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। अब नेक्स्ट है एक्यूरेट इनवॉइसिंग। एक्यूरेट इनवॉइसिंग में क्या जाता है, इनवॉइस और पेमेंट रिक्वेस्ट बाय द मर्चेंट और सप्लायर्स कैन बी आल्सो जनरेटेड यूजिंग EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच इज़ मोर एक्यूरेट दैन पेपर इनवॉइसेस। अब होता है ना कि मैनुअल इनवॉइसेस जनरेट करते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं थी। इनवॉइसेस या पेमेंट रिक्वेस्ट होती थी वो कंप्यूटराइज ही जनरेट होती थी EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो बिल्कुल एक्यूरेट होती थी एज़ कम्पेयर टू पेपर इनवॉइसेस। उसमें कोई भी किसी किस्म का जिसे कहें ना कि एरर आ जाए वो चीज़ नहीं होती थी। एग्जैक्ट इनवॉइस होती थी, जितनी पेमेंट बन रही होती थी कैलकुलेशन होकर उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है EDI पेमेंट। EDI standard documents can be used to electronically provide financial information for payment purpose। अब इसमें क्या होता था कि जो EDI standard documents होते थे ये यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पेमेंट पर्पज़ के लिए। मतलब पेमेंट भी एक तरह से इसमें क्या होती थी कि ऑनलाइन होती थी, कैश की फॉर्म में पेमेंट इस तरह से नहीं होती थी, पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली होती थी। नेक्स्ट है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP के बारे में पूछ लिया जाता है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है क्या चीज़।
ERP is an approach that attempts to integrate all department and function across company onto a single computer that can serve all those different department particular needs. अब ERP में क्या होता था, एक सिस्टम, एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम है पूरी कंपनी के। एक कंपनी है, उसके ना 3-4 डिपार्टमेंट्स है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका अलहदा है, उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेपरेट आ गया। इस तरह से ना 2-3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ना डिपार्टमेंट्स आ गए। अब उसमें क्या है कि सिंगल एक कंप्यूटर सिस्टम है। वो एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उन सारे डिपार्टमेंट्स की जितनी भी पार्टिकुलर नीड्स हैं उनको वो फुलफ़िल कर रहा है। जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी है, कुछ भी है, वो उस सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू परफॉर्म की जाएंगी। वही उनकी सारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। ये ईआरपी में होता है कि एक सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है सेंट्रलाइज, और वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी नीड्स को वो फुलफ़िल कर रहा है। SAP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। SAP क्या है? ERP सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल है। ERP क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नॉट इंटेंड फॉर पब्लिक कंजम्पशन एज प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ERP विद ई-कॉमर्स एप्लीकेशन एंड इट इज़ अ स्टिल मेजर प्रॉब्लम। अब जैसा इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक कंजम्पशंस हैं वो इंटेंडेड नहीं है, और इनकी जो प्रॉपर इंटीग्रेशन होती ERP सिस्टम की ई-कॉमर्स के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है। और इसमें क्या होता है, पब्लिक कंजम्पशंस भी नहीं है, जो क्या है अब तक एक मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या होता है, आप जो ऑनलाइन पेमेंट पे करते हैं जैज़ कैश के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, मल्टीपल एप्लीकेशंस आई हुई हैं हर एक बैंक अकाउंट की। तो इसमें वही आती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम साइबर बैंकिंग भी कह सकते हैं, जिसमें वर्चुअल बैंकिंग है, होम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इंक्लूड वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट फ्रॉम होम, बिजनेस और ऑन रोड। हमें फ़िज़िकली बैंक नहीं जाना पड़ता, हम मोबाइल के थ्रू ही, उन एप्लीकेशंस के थ्रू ही अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट का जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम व्यू कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं ई बैंकिंग के? गेट करंट अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम। करंट अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं, जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस हमने करनी है, अगर अमाउंट किसी अदर पर्सन को सेंड करनी है, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम वो खुद ही अपने एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। और कोई इशू क्रिएट हो रहा है तो बैंक को हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। अपने स्केजुअल को, अपने फाइनेंस को हम हर जगह से क्या कर सकते हैं, इजीली जहाँ कहीं भी हम हों, हम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए इसको हैंडल कर सकते हैं। ये 36 जो है ना लेक्चर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रा क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, केयरफुल स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है लेसन नंबर 37, पर्सनल फाइनेंस ऑनलाइन। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि थोड़ा ये लेंथी है और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लेसन नंबर 36 के लास्ट में स्टडी किया था ना, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ये इसी तरह से है पर्सनल फाइनेंस ऑनलाइन, के किस तरह से हम अपने फाइनेंस को ऑनलाइन ही हम मैनेज कर सकते हैं।